क्वेश्चन लिखवाए गए हैं वो आपका बता दिया जाए पहले। जो आईपीसी में सामान्य सिद्धांत आते हैं, जैसे कि आपका फ्री लीगल एड हो गया, या यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता, फिर आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी या प्रातिनिधिक दायित्व, फिर आपका कठोर दायित्व का सिद्धांत, या क्वेश्चन आपका बन जाता है वैधानिकता का सिद्धांत, यानी कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। इसके बाद आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि निर्दोषता की उपधारणा इत्यादि जो सामान्य क्वेश्चन थे वे पढ़ा भी दिए गए हैं और लिखवा दिए गए हैं। अब जो आपका बिहार में जो क्वेश्चन आपका बना है वह एक सामान्य क्वेश्चन बना है जो एलएलबी स्तर पर बनता है, और वह क्वेश्चन ये बना है कि अपराध को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। जो यूपी में बना है, आवश्यक तत्व तो नहीं बनाया ज़्यादा, लेकिन दुराशय का सिद्धांत पूछा है कि मेंसरिया से आप क्या समझते हैं, इसके अपवादों सहित व्याख्या करिए। तो जो पहला आपका क्वेश्चन आपका ये दोनों क्वेश्चन बताया जाए, बता भी दिया गया है, समाप्त हो गया है इन दोनों क्वेश्चनों पर। लिखिए, प्रश्न बना लीजिए। तो अपराध को परिभाषित करते हुए, प्रश्न बनाइए, अपराध को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। गर्मी लगे तो बताइए। सही। लिखिए, उत्तर लिखिए भाई। अपराध को परिभाषित करना, हाँ उत्तर लिखिए। अपराध को परिभाषित करना कठिन कार्य है। कठिन कार्य है क्योंकि क्योंकि समाज के विकास के साथ साथ, क्योंकि समाज के विकास के साथ साथ अपराध की परिभाषा में भी समाज के विकास के साथ साथ अपराध की परिभाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अपराध की परिभाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः सामान्यतः अपराध वह है सामान्यतः अपराध वह है जिसे जिसे किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा जिसे किसी तत्समय प्रवृत्त विधि माने वर्तमान समय में लागू कानून, तत्समय प्रवृत्त विधि को कहते हैं वर्तमान समय में लागू कानून, जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रमुख विद्वानों द्वारा, पैराग्राफ चेंज कर, प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। पहला विद्वान, आपका 3-4 विद्वान लिखना है। पहला विद्वान लिखिए स्टीफेन। स्टीफेन के अनुसार, देखिए आपका जब हेडिंग डालिएगा स्टीफेन तो फिर आपका बता दिया जाए। जैसे कि आपने स्टीफेन लिखा तो एक तरीका ये है कि आपका वह लाइन छोड़कर दूसरी लाइन जहां इनका नाम समाप्त होता है वहां से इनकी परिभाषा शुरू की जाती है। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप यहीं से शुरू कर दीजिए। अगर हूबहू परिभाषा लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में उस परिभाषा को घेर दीजिएगा, और अगर अपनी भाषा में लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कामा न लगाइए। तो हूबहू परिभाषा लिखिए। संपूर्ण समाज के अधिकारों के, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन, किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। दूसरा विद्वान लिखिए। पैराग्राफ चेंज करिए। केनी महोदय के अनुसार, केनी तो हम एक मंत्रा के नंबरिक मंत्रा नी, केनी महोदय के अनुसार अपराध ऐसे दोष है, अपराध ऐसे दोष है जिनमें अनुशास्ति, अनुशास्ति माने सेंशन होता है, जिनमें अनुशास्ति दंडात्मक होती है, जिनमें अनुशास्ति दंडात्मक होती है, कामा दीजिएगा, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है, इसी लाइन में लिखना है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा, माने सम्राट ही क्षमा कर सकता है। अगली परिभाषा लिखिए ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन, लिखिए एक अपकार, अपकार माने रांग होता है या दोष, अपकृत नहीं दोष, दोष में सब आ जाएंगे। आपका ठीक कर रहे हैं।
एक अपकार, अपकार मतलब आपका है ये गलत कार्य जो आपका सिविल में भी आएगा और क्रिमिनल में, समझ लीजिए। रॉन्ग मतलब कि आपका गलत कार्य, चाहे आप आपराधिक कार्य करते हो या सिविल, उसको बाद में बंटवारा किया जाता है, क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग। लिखिए, एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष, एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है, प्रतिनिधियों के स्व विवेक पर की जाती है, व्यवहारिक अपकृत्य है, यानी सिविल टाट। व्यवहारिक माने आपका दीवानी होता है, यानी कि सिविल। भाई व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ, सिविल। व्यवहारिक अपकृत्य है, कामा देकर लिखिएगा। एक अपकार जिसकी पैरवी, एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, शासन, शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है, अपराध है, अपराध है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, स्मॉल n लिखिएगा कोष्ठ में, धारा 2 कोष्ठ में n, धारा 2N में अपराध को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि अपराध को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि अपराध ऐसा कार्य या लोप है, अपराध ऐसा कार्य या लोप है, एक्ट या ओमिशन, लोप है, जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा, यानी कि इसका मतलब हुआ वर्तमान समय में लागू कानून, जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, जिसे तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, तथा इसके अंतर्गत, तथा इसके अंतर्गत वह कार्य भी आता है, तथा इसके अंतर्गत वह कार्य भी आता है जिसके लिए, जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871, जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871, 1871 की धारा 20 के तहत, यानी कि धारा
20 के तहत, धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है, परिवाद किया जा सकता है। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में 40 की धारा 40 में अपराध शब्द को स्पष्ट किया गया है। अपराध शब्द को स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपराध वह है, अपराध वह है जिसे भारतीय दंड संहिता या विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत, विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत, दंड विधि के तहत अपराध घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है। पर अब ये क्वेश्चन आपका अपराध की परिभाषा से रहा। आपका अगला हेडिंग डालिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध के आवश्यक तत्व। हाँ, इसी का पार्ट है अगला, उसमें आवश्यक तत्व भी है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा, अपराध के आवश्यक तत्व। ये हेलो, हेलो, लिखिए अपराध के आवश्यक तत्व। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लिखिए, पहले फर्स्ट, एक मानव जिसे, एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से, एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग माने स्पेसिफिक मेथड, विशेष तरीका भी कहा जा सकता है, विशिष्ट ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन, विधिक बाध्यता के अधीन
कार्य करना है, कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने के लिए तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय हैं तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय हैं। सेकंड लिखिए, ऐसे मानव के मन में दुराशय का होना, ऐसे मानव के मन में दुराशय का होना। थर्ड लिखिए, ऐसे दुराशय को पूरा करने के लिए, थर्ड में लिखिएगा, ऐसे दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य या लोप, यानी कि एक्ट या ओमिशन, किया गया कोई कार्य या लोप चौथा तत्व लिखिए, ऐसे कार्य या लोप द्वारा, ऐसे कार्य या लोप द्वारा दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति होना, ऐसे कार्य या लोप द्वारा दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति होना। ये चार तत्व हैं, आपका इन्हीं की व्याख्या करना है। और जब भी व्याख्या आप करेंगे तो आपका जहाँ जहाँ कोरिलेशन आईपीसी में होगा आपको उसको लिखना पड़ेगा। के पैराग्राफ चेंज करके, वर्तमान समय में वर्तमान समय में अपराध अपराध केवल मानव द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमान समय में अपराध केवल मानव द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन प्राचीन काल तथा मध्यकाल में लेकिन प्राचीन काल तथा मध्यकाल में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ की जीव जंतुओं द्वारा जहाँ की जीव जंतुओं एवं निर्जीव वस्तुओं को भी जीव जंतुओं एवं निर्जीव वस्तुओं को भी अपराध करने में सक्षम माना जाता था। सक्षम माना जाता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, उदाहरण नहीं लिखना है जीव जंतु का। यहाँ बस एक लाइन दिखा देना है कि पहले जीव जंतु भी क्या थे, सक्षम। लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए।
मानव द्वारा किए गए किसी कार्य को मानव द्वारा किए गए किसी कार्य को अपराध तभी माना जाएगा जब ऐसे मानव पर कानून द्वारा किसी कार्य को करने की विधिक बाध्यता सौंपी गई हो। किसी कार्य को करने की विधिक बाध्यता सौंपी गई हो। यदि ऐसी बाध्यता नैतिक धार्मिक सामाजिक या राजनैतिक हो तब उसका उल्लंघन अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यहाँ उदाहरण एक सेट करना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को भीख नहीं देता तथा ऐसा भिखारी मर जाता है तो व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। क्योंकि भीख देना एक नैतिक कर्तव्य था, विधिक नहीं। क्योंकि भीख देना एक नैतिक कर्तव्य था, विधिक नहीं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मानव ऐसा होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मानव ऐसा होना चाहिए जिसे समुचित दंड दिया जा सकता हो। जिसे समुचित दंड दिया जा सकता हो। अब पैराग्राफ चेंज करिए। फर्स्ट आपका जो आवश्यक तत्व था उसकी आपकी व्याख्या की गई। सेकंड लिखिए भाई, आपका सेकंड आवश्यक तत्व देखिए, उसी क्रम से व्याख्या करते रहना है। सेकंड आवश्यक तत्व हमने लिखाया है कि ऐसे मानव के मन में
आपका मेंसरिया का होना, यानी कि दुराशय का होना। लिखिए। अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अपराध के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कार्य के साथ साथ आपराधिक कार्य के साथ साथ आपराधिक आशय भी मौजूद हो। आपराधिक कार्य के साथ साथ आपराधिक आशय भी मौजूद हो। आंग्ल विधि का, माने इंग्लैंड की विधि, आंग्ल विधि का यह सुप्रसिद्ध सिद्धांत है कि आंग्ल विधि का यह सुप्रसिद्ध सिद्धांत है कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता। मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। दुराशय शब्द को दुराशय शब्द को आईपीसी के तहत स्पष्ट रूप से दुराशय शब्द को आईपीसी के तहत स्पष्ट रूप से किसी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से किसी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तथा उसके परिणाम की पूर्व कल्पना किए रहता है तथा उसके परिणाम की पूर्व कल्पना किए रहता है, तब कहा जाता है कि तब कहा जाता है कि उस कार्य को करने का उसका आशय था। तब कहा जाता है कि उस कार्य को करने का उसका आशय था। इसी लाइन में 2 लाइन और लिखना है। दुराशय एक मानसिक तथ्य है। दुराशय एक मानसिक तथ्य है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना
मुश्किल है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना मुश्किल है। अतः व्यक्ति के आचरण के आधार पर अतः व्यक्ति के आचरण के आधार पर आशय का अनुमान लगाया जाता है। व्यक्ति के आचरण के आधार पर आशय का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि देखा नहीं जा सकता आशय को, इसका आशय क्या है। व्यक्ति के कंडक्ट बाई कंडक्ट के अनुसार, यानी कि हाव भाव चाल चलन रहन सहन के आधार पर एक केवल क्या लगा सकते हैं, अनुमान, और कोई उपाय नहीं है इसका। अगला लिखिए आपका 30 पैराग्राफ चेंज कर लीजिए भाई। आपका लिखिए अपराध के लिए यह आवश्यक है कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तीसरा तत्व चल रहा है अब, जो तीसरा आपका आवश्यक तत्व था वो कवर किया जा रहा है। अपराध के लिए यह आवश्यक है कि उस दुराशय की पूर्ति हेतु उस दुराशय की पूर्ति हेतु उस दुराशय की पूर्ति हेतु माने पूरा करने हेतु मानव द्वारा कोई कार्य, यानी कि एक्ट कहा जाता है, मानव द्वारा कोई कार्य या लोप किया गया हो, मानव ऐसा कार्य मानव ऐसा कार्य स्वयं या किसी जीव जंतु के माध्यम से, जैसे सांप वाप के माध्यम से, कुत्ते के भी माध्यम से, किसी स्वयं या किसी जीव जंतु के माध्यम से या किसी निर्जीव वस्तु के माध्यम से कर सकता है, या किसी निर्जीव वस्तु यानी जिसमें जान न हो, जैसे डंडा से मार दिया, पत्थर से मार दिया, ये भी कार्य में आएगा। निर्जीव वस्तु के माध्यम से कर सकता है। इस संहिता की धारा 32 में, इस संहिता माने आईपीसी, इस संहिता की धारा 32 में यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्यतः कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत सामान्यतः कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप भी आते हैं। इलीगल ओमिशन, अवैध लोप भी आते हैं। धारा 32 के तहत, नहीं 33 लिखिएगा, धारा 33 में 32 नहीं लिखिएगा, 33 सेक्शन 33 में कार्य लोप को स्पष्ट करते हुए कार्य लोप को स्पष्ट करते हुए
यह बताया गया है कि एक कार्य में बहुत से कार्य भी शामिल हैं। एक कार्य में बहुत से कार्य भी शामिल हैं और एक लोप में बहुत से लोप भी शामिल हैं और एक लोप में बहुत से लोप भी शामिल हैं। लोप मतलब ओमिशन, यानी कि जो आपका कर्तव्य था आपने नहीं निभाया। एक लोप में बहुत से लोप भी शामिल हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अपराध का आवश्यक तत्व यह भी है कि अपराध का आवश्यक तत्व यह भी है कि पीड़ित व्यक्ति को तो क्षति होती ही है। पीड़ित व्यक्ति को भी तो क्षति होती ही है, लेकिन यह माना जाता है कि लेकिन यह माना जाता है कि पूरे समाज को भी क्षति हुई है। लेकिन यह माना जाता है कि पूरे समाज को हुई है। क्षति शब्द को इस संहिता की धारा क्षति शब्द को इस संहिता की धारा 44 में स्पष्ट किया गया है। 44 में स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार क्षति शब्द क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है। अपहानि का द्योतक है माने नुकसान। अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, कामा दीजिए मन, कामा दीजिए ख्याति। शरीर कामा देना है, मन कामा देना है, फिर ख्याति माने प्रसिद्धि, गुडविल, या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हो। संपत्ति को अवैध रूप से कारित हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। क्षति पैराग्राफ चेंज करके क्षति वैध रूप से भी कारित हो सकती है और अवैध रूप से भी। क्षति वैध रूप से भी कारित हो सकती है और अवैध रूप से भी। वैध रूप से कारित क्षति को कानूनन क्षति नहीं माना जाता। वैध रूप से
कारित क्षति को कानूनन क्षति नहीं माना जाता, जैसे, या उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे न लिखना हो तो उदाहरण लिखिए। जैसे एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए एक कैदी को फांसी पर लटका देता है। फांसी पर लटका देता है। विधि की दृष्टि में जल्लाद ने कोई क्षति नहीं, विधि की दृष्टि में जल्लाद ने क्षति कारित नहीं की। विधि की दृष्टि में जल्लाद ने क्षति कारित नहीं की। इसी लाइन में खड़ी पढ़ देकर लिखिएगा। वैध क्षतियों का उल्लेख इस संहिता के अध्याय 4 में वैध क्षतियों का उल्लेख इस संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 तक में दिया गया है। धारा 76 से लेकर 106 तक में दिया गया है। यानी कि जो मामले से आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक में आ जाएंगे, वो क्षति तो हुई लेकिन वह अवैध नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वैध। और धारा 44 के तहत क्या उसे क्षति की कैटेगरी में रखा जाएगा कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा कि उसे क्षति की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन हुआ। अभी 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, तब ऐसे टेक चलेगा। जब तक तबीयत की तरह सही न हो जाए आपका थोड़ा थोड़ा कम किया गया है लेक्चर। भाई नुकसान न हो ये भी देखना है, क्योंकि बिहार का भी एपीओ का रिजल्ट जो वहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, आज भी बात हुई 2-3 लोगों से। आपका आज या कल तक में पूरा चांस है कि आयोग रिजल्ट दे देगा। और यूपी का भी आपका इस हफ्ते शनिवार तक चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई आपका पनौती न लगे, इसका पूरा प्रयास किया जाए। और क्लास आपका समय अब बढ़ाना जरूरी है 1-2 दिन में। तो हमें लगता है कि समय आपका सोमवार से ही शेड्यूल सही हो पाएगा। शनिवार तक थोड़ा वीक चलेगा, क्योंकि 1-2 दिन आप है। और भाई थोड़ा पनौती कम लगे तो यानी कि समस्याएं कम आए तो सही रहेगा अब, क्योंकि फिर एक बार एग्जाम का समय आ रहा है।